हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 22 जिसमें हम बात करने वाले हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब है कि जब एक चैनल में या कैनल में वाटर फ्लो होगा, ठीक है, इरिगेशन वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसमें सेडिमेंट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है। और उससे जुड़े हुई बहुत सारी, जैसे कि शेयरिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके, कि ताकि हमें अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आ सके। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ एजम्पशंस भी लिए गए थे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड इन द एनालिसिस ठीक है। क्या था पहला? सॉइल इज इनकरेंट होना चाहिए, सॉइल इज इनकोहेरेंट। ठीक है। और नेक्स्ट की बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट इज कांस्टेंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन जो सेडिमेंटेशन का है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सेडिमेंट लोड जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सेडिमेंट लोड इज यूनिफॉर्म। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। ये पॉइंट को हमें ध्यान में रख के और ये एनालिसिस करने हैं। तो चलिए एनालिसिस का हेडिंग यहाँ पर हम डाल लेते हैं। क्या एनालिसिस करना है? एनालिसिस ऑफ ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस। अब ये क्या होता है ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस? ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस क्या होता है? ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। किस फ्लो की बात कर रहे हैं? फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। फ्लो कैसा है? यूनिफॉर्म हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा फिगर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ तो ताकि थोड़ा आइडिया मिले। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका फ्लो हो रहा है, इससे आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये आपका इधर फ्लो हो रहा है, आपका ये सेक्शन मैंने लिया है। ठीक है। अब सेक्शन मैंने देखो कि ये फ्लो ये हो रहा है। ठीक है। फ्लो हो रहा है मतलब समझ लो कि मेरी तरफ से ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है उसकी अंदर की तरफ ये फ्लो हो रहा है, और उसका सेक्शन आपको ये दिख रहा है। कैसा सेक्शन है? इस तरीके का सेक्शन है। और आपको पता है कि वाटर का इसके ऊपर जो प्रेशर रहता है वो किस तरीके का प्रेशर रहता है। इसका जो प्रेशर रहता है वो किस तरीके से रहता है, तो आपको पता है इस तरीके का प्रेशर, ट्रायंगुलर शेप में प्रेशर रहता है, इस तरीके का प्रेशर रहता है। इस वॉल पे भी इस तरीके का प्रेशर होगा। क्लियर? इस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। और ये जो वाटर है, ये वाटर जो होता है इसका जो टोटल वेट होता है वो सीधा कैसे आता है? इस तरीके से। कैसा आएगा? देखो ये सरफेस इस तरीके से है, तो इसका वेट कैसे आएगा? ये तो परपेंडिकुलर ही आने वाला है। परपेंडिकुलर कैसे मैंने बना दिया है, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। कैसे आएगा? सरफेस से परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो एकदम ये परपेंडिकुलर है, सीधा दिख रहा है। हाँ, ये सीधा दिख रहा है। और सरफेस के ये आपके सरफेस के परपेंडिकुलर ये है। ठीक है। ये बाय वेट मेरा है, इतना वेट है। ठीक है। अभी ये कितना आएगा? अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा एंगल क्या होता है? ये अल्फा एंगल क्या होता है? इसका आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट आप देखोगे ना तो वहां पर ये मिल जाता है। ठीक है। घर्षणांक जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू से आप अगर निकालने जाओगे इसके, अगर इस तरीके से, तो ये वैल्यू मेरी आ जाती है W cos अल्फा आ जाता है। यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा आ जाता है। और हॉरिजेंटल कितना आ जाता है? सरफेस के हॉरिजेंटल कितना आ जाता है? सरफेस के हॉरिजेंटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W साइन अल्फा आ जाता है। क्लियर? W साइन अल्फा आ जाता है। और ये लेंथ मेरी जो है L लेंथ है। ठीक है। ये L लेंथ है। ओके।
ये एल लेंथ है। ओके, समझ में आ रहा बात। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन इसको करके बताऊं कि समीशन एफ एक्सटर्नल अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पे जितना एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे, ठीक है। और कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं और एंड इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव लेके अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इस पूरा अलजेब्रिक सम फोर्स का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फोर्स, एक फोर्स तो इसके यहाँ पर होगा P1 फोर्स, एक फोर्स इस तरफ होगा P2 फोर्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो P1 में क्या लूँगा, पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में W साइन अल्फा भी है और अपोजिट डायरेक्शन में ये P2 है और क्या है, ठीक है। और क्या है, और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, देखो ये जो सरफेस है उसके इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी तो होगा, ठीक है। तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर दिमाग लगाएं तो मेरी जो ये वैल्यू होगी, ये जो P1 और P2 अगर इक्वल है, दोनों तरफ बराबर ही होगा, P1 इक्वल टू P2 अगर हो, P1 इक्वल टू P2 तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं देखने जाऊँ तो ये जो FT है वो कितना है, W साइन अल्फा ही तो है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस इंटू पी पर, ये जो लोड आ रहा है इंटू आपका L, और ये W की वैल्यू गैमा W इंटू एरिया, ठीक है। और अगर मैं इसके साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं तो वो कितना हो जाएगा, L इंटू एस हो जाएगा, L इंटू एस, ठीक है। अब ये किस तरीके से निकलता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बैड स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एस जो होता है वो क्या होता है, टेन अल्फा ही होता है, और टेन अल्फा मतलब 1/2 ये ऑलरेडी मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में अगर देखे होगा तो बताया होगा। तो ये इसके बेस पे अगर मैं इस तरीके का डायग्राम बनाऊँ, इस तरीके का, ये यहाँ अल्फ़ा है, ठीक है, ये 2500 है, ये 1 है, तो टेन अल्फा इक्वल टू 1/2500, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो अगर मैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू लूँ तो क्या आ जाएगा, L, ये L हो गया, ठीक है, ये L है, तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/L हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू एस ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा L इंटू एस आ गया, L से L कैंसिल हो गया, तो टाउ 0 जो हो गया वो मेरी वैल्यू क्या आ जा रही है, गैमा W इंटू A/P इंटू एस आ जा रहा है, ठीक है। और A/P क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है, तो गैमा W इंटू R इंटू एस आ जाता है। इस तरीके से मेरी वैल्यू ये आ जाती है। उसकी स्ट्रेस, ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस कितना होता है ये हमारा आ जाता है, ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस कितना होगा ये यहाँ से हमें मिल जाता है। क्लियर। जिसको एवरेज, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस से हम जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट में लिख देता हूँ, कॉज्ड ऑन बेड ऑफ चैनल बाय फ्लोइंग वाटर in water, it is also called tractive shear stress। क्लियर। इसको और किस नाम से जानते हैं, ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका सेक्शन व्यू ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके का आपका सेक्शन व्यू हो, तो इसका अगर लोड देखोगे तो किस तरीके का लोड होगा, ऐसे कहीं करके लोड होगा,
ऐसे करके लो प्रेशर होगा, ठीक है। और इसका भी आप देखोगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिलेगा सरफेस पे, ठीक है। अगर इस तरीके का आपका वाटर है, ठीक है, तो इस तरफ जो आप देखोगे ना स्लोप की तरफ, वो 0.75 टाउ जीरो होता है। इस तरफ भी उतना ही होता है 0.75 टाउ, लेकिन इस तरफ ये टाउ होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रेस होता है वो इतना स्ट्रेस होता है। क्लियर? थोड़ी सी इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करता है, बट करते करते आइडिया मिल जाता है। बार बार इसको करेंगे तो अपने आप आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। हेडिंग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो है सिल्ड्स, SIELD, सिल्ड्स नॉट स्कोरिंग थियरी, नॉट स्कोरिंग थियरी। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि ये क्या है। सिल्ड नॉट स्कोरिंग थियरी ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्या होता है, सिल्ड हैज़ गिवन नॉन स्कोरिंग थियरी। ये साहब ने सिल्ड हैज़ गिवन नॉन स्कोरिंग थियरी। स्कोरिंग तो समझ रहे हो ना, कब से हम इसको देखते आ रहे हैं, कब से, बहुत टाइम से इसको और स्कोरिंग को देखते आ रहे हैं, ठीक है। स्कोरिंग मतलब क्या हो रहा है, स्कोरिंग का मतलब क्या हो रहा है, स्कोरिंग का मतलब ये हो रहा है कि जब ये फ्लो होगा तो नीचे के जो पार्टिकल है ना, सॉइल के पार्टिकल, उसको भी लेके जाता है, ठीक है, उसको भी लेके जाता है, उसको ले जाता है स्कोरिंग। तो ये नॉन स्कोरिंग थियरी सिल्ड की जो दी गई थी, उसमें क्या बोला गया था, में बोला गया था कि इफ टाउ सी मतलब जो मटेरियल है उसका शियर स्ट्रेस इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव a grain of diameter D on the bed of the channel, ठीक है। वो ये है डी डायमीटर का, अगर मान लो कि नीचे का जो कोई ग्रेन साइज का पार्टिकल है उसके जो डायमीटर है वो डी है, तो टाउ सी क्या है, शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी इससे जुड़ी हुई अगर मैं बात करूं कि टाउ सी जो हो वो क्या होता है, 0.056 गैमा डब्ल्यू इंटू डी इंटू SS-1। अब ये क्या है, जो S मैंने लिखा है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, SG लिख दो, सबसे बढ़िया रहता है SG, ठीक है, SG SSC लिख लो, कोई नहीं, SSC लिख दो और यहाँ पर लिख लो SS मतलब क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे, वेयर SS का मतलब हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन, ठीक है। और बात करते हैं कि फॉर D जो होगा वो ग्रेटर देन 6 mm रखा जाएगा, और SS की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 2.65, ठीक है, ये हमने रखना है। और जब ये वैल्यू अगर मैंने रख दिया तो टाउ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ सी की वैल्यू हो जाएगी गैमा इंटू डी, ठीक है, अपॉन, मतलब SS की वैल्यू मैंने 2.6 रख दिया, इफ SS इज 2.65 रख दिया, तो 2.65 में से 1 माइनस हुआ तो 1.65 का इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, गैमा डब्ल्यू इंटू डी अपन 11 ये हो जाता है, ठीक है। अगर फॉर नॉन स्कोरिंग की बात करें, फॉर नॉन
scoring to take place at bed of channel की बात करेंगे तो क्या होता है, टाउ नॉट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो लेस रहता है, ठीक है, कम रहता है किससे, टाउ सी से, कम रहता है किससे, टाउ सी से। और इसकी वैल्यू क्या आया था, गैमा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस था, कम या इक्वल होता है किसके, गैमा डब्ल्यू इंटू टी अपन 11। और इसमें अगर आप गैमा डब्ल्यू और गैमा डब्ल्यू को कट कर देते हो तो डी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, डी वो होना चाहिए बड़ा किसके, 11 इंटू आर इंटू एस के। ये आपका डायमेंशन दे दिया हो, ठीक है। द क्रिटिकल ट्रैक्टिव्स, अगर स्ट्रेस की बात करेंगे, यहाँ पे और पॉइंट लिख लेते हैं, द क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस और मिनिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, स्ट्रेस वो रिक्वायर्ड होता है फॉर इरोजन और गिवन फ्रॉम साइड ऑफ चैनल, क्या होता है, टाउ सी की वैल्यू आपका, टाउ सी डैश की वैल्यू हो जाती है टाउ सी, और ये हो जाता है मेरा साइन स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये वैल्यू के बराबर हो जाता है मेरा, ठीक है। अब इसी में अगर मैं बात बताऊं कि जो थीटा है वो है चैनल साइड स्लोप है, ठीक है। फाई की बात करेंगे, जो फाई है, ठीक है, ऊपर मेरा यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर फाई है, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई है, तो ये तो थीटा हो गया चैनल, और ये होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल बोल सकते हो, फ्रिक्शन होता है। और फॉर नो इरोजन की बात करें या फॉर नो स्कोरिंग की बात करेंगे, फॉर नो इरोजन बोलो या नो स्कोरिंग की बात करोगे, टू टेक प्लेस एट साइड चैनल की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 0.75 एवरेज शियर स्ट्रेस को क्या होना चाहिए, टाउ सी डैश के कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बेस पे मुझे लिखना हो तो 0.75 गैमा डब्ल्यू इंटू आर इंटू एस होता है, और लेस देन होता है कितना, गैमा डब्ल्यू इंटू डी अपन 11 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर फाई होता है। ये चीज़ें हमने ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ये सेडिमेंटेशन जो मैंने शुरुआत किया था ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का सेडिमेंटेशन वाला, वो हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके को ध्यान में रख के हमने क्या कर देना है, उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, फिर बाद में इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर लाइनिंग कैनाल के रिलेटेड भी हमारे पास पॉइंट है। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और एक और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि ताकि हमें अच्छी तरीके से आइडिया मिले। एक लेक्चर के बाद ना हम ग्रेविटी डैम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, डैम से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में 23 लेक्चर में आपको कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और इससे जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट का हम डिस्कस करेंगे,
तो देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।